हमने इंट्रोडक्शन में डीएनए गायरेज इनहिबिटर का डीएनए गायरेज इनहिबिटर में पहले किसको लिया था? क्विनोलोन्स। दो तरह के, जिनमें फ्लोरीन एटम हो और जिनमें फ्लोरीन एटम ना हो। तो जिनमें फ्लोरीन एटम था वो दो तरह के थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। ये हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स की। तो कॉमन पॉइंट्स क्या होंगे जो आपको कभी नहीं भूलने हैं, ठीक है? क्विनोलोन्स के बारे में कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट्स, पहला तो ये कि ये ड्रग आप ओरल भी दे सकते हो। इंजेक्टेबल तो देते ही हैं ज्यादातर। ड्रग इंजेक्टेबल ही पाई जाती हैं ओरल के साथ साथ, ठीक है ना? तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता करना पड़ता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंजेक्टेबल ड्रग है या इसे हम ओरल भी दे सकते हैं, तो उनमें क्विनोलोन्स भी आते हैं। तो ओरल दे सकते हो सारी ड्रग को, पहली चीज। दूसरा, सीधे सीधे ये किल करती हैं बैक्टीरिया को। चूंकि किल करती हैं तो हम, दूसरा पॉइंट क्या है कि इनको साइडल ड्रग्स कहते हैं। तीसरी बात, ये ग्राम पॉजिटिव को मार सकती हैं, ग्राम नेगेटिव को मार सकती हैं। एटिपिकल बैक्टीरिया जैसे कि पाइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, इनको मार सकती हैं। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये जो तीन कॉमन पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं। अब एक एक करके मैं आपको स्पेसिफिक बातें बताऊंगा। नंबर वन, ये जो ड्रग्स हैं ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी में और 18 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनमें। तो ना तो प्रेग्नेंट लेडी को देना है, ना 18 ईयर से छोटे को देना है। अब आप ये मत कहना सर हम तो जिस जगह पर जॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, या हम जहाँ जाते हैं वहां तो सर तो लिखते हैं। तो मैंने ये बार बार बताया है कि कोई पर्सनली अपने रिस्क पे लिख रहा है तो वो उसका अपना हेडेक है, इशू है, लीगल एक्शन होगा तो कल को वो रिस्पॉन्सिबल होगा। आप उसको देखकर ये मत सोच लेना कि ये अलाउड है। दोनों बातों में बहुत फर्क है। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग तो नहीं देना है, लेकिन यस मैं भी जानता हूँ बहुत से डॉक्टर्स देते हैं। एनीवे तो आप प्रोटोकॉल फॉलो करिए। पहली बात, प्रेगनेंसी में नहीं देना है, 18 ईयर से छोटे चिल्ड्रन में नहीं देना है। वजह क्या है ना देने की? क्योंकि ये जो टाइम है 18 साल तक का, ये ग्रोथ का टाइम है, हाइट वाइट बढ़ती है ना, ग्रोथ होती है बॉडी में। तो ये दोनों, ये जो क्विनोलोन्स होते हैं, एक तो कार्टिलेज, कार्टिलेज और दूसरा टेंडन, इनको डैमेज करते हैं। ठीक, तो ग्रोविंग चाइल्ड होगा या प्रेग्नेंट लेडी होगी, जो बच्चा होगा पेट में, उसके अंदर जाएंगे ये मॉलिक्यूल्स, किसके? क्विनोलोन्स के। और ये कार्टिलेज और टेंडन को डैमेज करेंगे। तो क्या होगा आने वाले टाइम में? फिर तो जिंदगी भर के लिए बहुत ही प्रोन हो जाएगा फ्रैक्चर के लिए, स्प्रेन के लिए, मोच आ जाएगी जल्दी जल्दी, और बहुत सी सारी दिक्कतें होंगी। तो इसलिए इसको मना किया जाता है, ठीक है। दूसरी, ये जो क्विनोलोन्स होते हैं ये बहुत ज्यादा फोटोटॉक्सिक होते हैं। इसको खाकर धूप में नहीं बैठना है। तो सर्दी की धूप निकली हुई है, लाओ भाई बड़ा मजा आएगा, गरम गरम फीलिंग आएंगे, है ना, बस हो गया काम। फोटो सेंसिटिव स्किन हो जाती है, फोटो टॉक्सिक। तो ये क्विनोलोन्स जो होते हैं फोटोटॉक्सिक ड्रग होती हैं। इसमें सबसे ज्यादा उस पार तक जो निकल, आर पार, ऐसी कोई ड्रग याद करो जिसमें पार का लफ्ज था। उस पार या इस पार? द आंसर इज इस पार। तो जो इस पार फ्लेक्सासिन थी, इस पार, ये मोस्ट फोटोटॉक्सिक ड्रग है। इस पार फ्लोक्सासिन इज मोस्ट फोटोटॉक्सिक ड्रग। दूसरा, इसमें एक अच्छा पॉइंट भी है। वो अच्छा पॉइंट क्या है? ये जो स्पार फ्लोक्सासिन है
यही फ्लोक्सासिन ऐसी है जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग लॉन्गेस्ट एक्टिंग फ्लोरोक्विनोलोन्स कहलाती है, स्पारफ्लोक्सासिन। तो देखो, एक तरफ इसमें एक नुकसान भी है बहुत बड़ा, कि अगर इसको खाने के बाद धूप में चला जाए इंसान तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो फोटोटॉक्सिक। दू, दूसरा फायदा क्या है कि ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग फ्लोरोक्विनोलोन से बहुत लंबे टाइम तक काम करती रहती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम नाम देते हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एफडीए। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में, वो जानना है। इन्होंने इसको एक वार्निंग दी जिसका नाम पड़ गया ब्लैक बॉक्स वार्निंग। क्या होती है ब्लैक बॉक्स वार्निंग? एफडीए ने कहा कि ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, ये न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट भी रखती हैं। तो इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं, उनका असर किस पे भी होता है? नर्वस सिस्टम पर। ठीक, दोनों तरह का इफेक्ट होगा। अगर ब्रेन नर्वस सिस्टम में तो सब शामिल है ना, पेरिफेरल भी और सेंट्रल भी। पेरी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होगा तो क्या होगा? सीजर्स आएंगे, सीजर्स। और अगर बाकी बॉडी की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पीएन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो ब्लैक बॉक्स वार्निंग किसने दी थी? एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने। किसके बारे में दी थी? फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में। क्या कहा था कि इनके न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो ब्रेन से जुड़ा साइड इफेक्ट सीजर कॉज करेगा, बाकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है ना? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा या आना चाहिए कि क्या कोई ऐसी भी फ्लोरोक्विनोलोन्स है जो लीस्ट, सबसे कम, जिसमें सीजर्स का रिस्क हो? तो अगर हम बात करें सीजर्स की या न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट की, तो सबसे कम जिसमें रिस्क है, सबसे कम, ये उल्टे एरो जो बना रहा हूं उसका मतलब सबसे कम, तो वो है मॉक्सी। ठीक, तो मॉक्सी फ्लॉक्सासिन, जैसे किसी को फ्लूरोक्विनोलोन्स देना, मान के चलो मजबूरी है, देना है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में देना है, किसी और में देना है, तो जब आपको लगे कि देना ही है तो फिर आप क्या करो? मॉक्सी दे दो, अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट का डर है तो। अब एक और बात, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर, किसी को पेन है माना, तो उसने क्या किया डॉक्टर ने कि उसको एक मेडिसिन लिखी, उसमें एक एंटीबायोटिक थी, एक मान के चलो उसने लिख दिया फ्लोरोक्विनोलोन, कोई सी भी लिख दी, सिप्रोलिवो कोई भी, साथ में उसने कोई पेन किलर लिख दी, एनसेड्स, नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो जैसे ही वो ये कॉम्बिनेशन बनाएगा, एक एंटीबायोटिक के साथ एक पेन किलर जोड़ेगा, तो जो सीजर का रिस्क होगा, सीजर, वो इंक्रीज होने लगेगा, सीजर रिस्क। तो फ्लोरोक्विनोलोन के साथ कभी भी पेन किलर, कौन सी वाली, एनसेड्स, नहीं देंगे। ठीक है ना? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन आप दे सकते हो, लो रिस्क है उसमें। बाकी अदर जो पेन किलर होती है वो दे सकते हो, एनसेड्स नहीं देना है। अदरवाइज सीजर के चांस बहुत ज्यादा होंगे। पता लगा पेशेंट को कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, आपके क्लिनिक से दवा लेके गया और उसे दौरे पड़ने लगे, इल्जाम आ गया आप पे कि आपने उसको कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। तो दरअसल वो होता तब है जब फ्लोरोक्विनोलोन के साथ पेन किलर ऐड कर दी जाए। बात समझ गया? नेक्स्ट, जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होती हैं वो रीनल फेलियर के पेशेंट को नहीं देते हैं। ठीक, तो मान के चलो कोई पेशेंट है जो रीनल फेलियर का है, और आपसे पूछा गया, आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया
कि हम रीनल फेलियर के पेशेंट को क्या दे सकते हैं फ्लूरोक्विनोलोन्स। तो रीनल फेलियर के केस में जो फ्लूरोक्विनोलोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, नहीं देना है। अब सवाल है क्या कोई सी नहीं देना है, एकदम कोई सी भी नहीं। तो 3 ऐसी फ्लूरोक्विनोलोन्स हैं जो सेफ हैं। इवन किडनी फेलियर के पेशेंट को, किडनी डैमेज के पेशेंट को भी आप दे सकते हो। 3 3 आर सेफ। वो 3 सेफ वाली कौन सी हैं, उसको याद करने के लिए आपने जैसे एडमिशन लिया था तो एक प्री मेडिकल टेस्ट जरूर दिया होगा, चाहे वो नीट दिया हो या बहुत पहले कभी सीपीएमटी दिया हो, कोई और पीएमटी दिया हो। पीएमटी तो दिया ही होगा ना, किसी भी नाम से दिया हो, तभी आप मेडिकल कॉलेज में हो। तो पीएमटी के नाम से हम उनको याद कर लेंगे। 3 पीएमटी याद करो। पी पी फ्लोक्सासिन, फ्लोक्सासिन तो सब में लगा होगा ना। एम से कौन होगा, वही आपका जाना पहचाना मॉक्सी फ्लोक्सासिन। और क्या फायदा था मॉक्सी में, लीस्ट फोटोटॉक्सिक ड्रग थी, है ना मॉक्सी। और रिस्क जो था सीजर का वो सबसे कम किसमें था, मॉक्सी में था। टी से है ट्रोवा, ट्रोवा फ्लोक्सासिन, ट्रोवा, ठीक है। आगे फ्लोक्सासिन तो आप लगा ही दोगे। तो ये 3 ऐसी ड्रग हैं जिसको आप याद करिए पीएमटी के नाम से। पीएमटी रीनल फेलियर में सेफ है, ऐसे याद कर सकते हो आप। तो ट्रिक के लिए एक अलग से छोटी सी कॉपी बनाओ ताकि जब पूरा सिलेबस पढ़ो तो फाइनली उसमें से अपने मर्जी के चुनिंदा पॉइंट अलग से लिख सको, और उसको डेली रिवाइज करना है क्लिनिक पे जाने से पहले, जब भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे वो एकदम माइंड में रहने ही चाहिए। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो पीएमटी ड्रग होती है, इतना ध्यान रखना है, ये यूटीआई में इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इनको देने का कोई फायदा नहीं है। नालिक डिक्सिक एसिड यूटीआई में बिल्कुल दे सकते हो आप, बहुत अच्छा काम करती है। अब आती है बारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की। तो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।